नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिस ऑनलाइन क्लास। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम भारत में कृषि एवं उनके प्रकार के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ एक ही वीडियो में यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर जिसे हम बात करते हैं यहाँ पर भारत में कृषि के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो इसमें से जो बहुत सारे क्वेश्चन जो हमको एग्जाम में ट्रेंड होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग से बने रहेंगे। यहाँ पास हर एक पॉइंट को जो आपको यहाँ पास बिल्कुल स्टार के साथ में कॉपी में नोट करते रहना है, ठीक है। और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सिस ऑनलाइन क्लास आप सभी के लिए बेहतर हर कदम और तत्पर, ठीक है। बढ़ते हैं यहाँ पास। अब देखिए, हमको यहाँ पास जानना ज़रूरी है, यदि हम बेसिक पॉइंट की यहाँ पास बात करें तो, कि भाई भारत को जो है एक कृषि प्रधान देश के रूप में गिना जाता है। ये हमको यहाँ पर जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। आप सभी को यहाँ इसके बारे में पता भी होगा मेरे ख्याल से कि भारत एक कृषि प्रधान देश के रूप में गिना जाता है। अब गिना भी क्यों जाता है ये भी हमको मालूम होना चाहिए। तो गिना इस नाम से जाता है, यदि हम बात करते हैं कि भारत में जो जनसंख्या है, ठीक है ना, भारत में जो जनसंख्या है, अब जनसंख्या कितने परसेंट हम मान के चलेंगे, मान के चलिए यहाँ पास भारत में जो जनसंख्या वो 100% है। तो 100% में जो 54% जनसंख्या है, 54% जनसंख्या है, ये टोटल जो किस पर निर्भर है, तो टोटल भाई निर्भर ये कृषि पर डिपेंडेंट है ये, ठीक है। तो इसी नाम से जो भारत को जो है कृषि प्रधान देश के रूप में गिना जाता है। इस बात को आपको थोड़ा सा कंफर्म होना चाहिए इस बात पे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि भारत में नेक्स्ट पॉइंट में हमको ध्यान रखना है कि भारत में यदि हम बात करते हैं कि कितने परसेंट भाग पर भूमि में खेती की जाती है, तो 51% भाग में भूमि में खेती की जाती है। ये भी हमको याद में रखना है। ये भी कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है, ठीक, कि भारत में कितने परसेंट भाग पर खेती की जाती है, तो 51% भाग पर खेती की जाती है। इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब लेते कुछ अगला। अब देखिए यहाँ पास भारत की जलवायु की यदि हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, भारत की जलवायु की बात करते हैं तो विशेषकर तापमान वर्ष भर कृषि उत्पादन के अनुकूल रहता है। ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पास, ठीक है। समझना क्या है कि भारत की जलवायु क्या होता है, विशेषकर तापमान। जो सिंपल सी बात है कि भारत में जो है एक ही तो मानसून होती ही नहीं है ना, डिफरेंट मानसून होती है इसमें, ठीक है। अच्छा, मानसून से याद आया कि भारत में दो प्रकार की मानसून होती है। पहला कौन सा, तो एक होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, और सेकंड में क्या होता है, तो होता है यहाँ पास उत्तर पूर्व मानसून। ये दो मानसून यहाँ पास भारत में, ठीक, प्रवेश करती है, ठीक। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा कंफर्म होना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं यहाँ पास अगला पॉइंट्स कि भारत में कृषि क्या होती है, ठीक, ये कितने प्रकार की होती है यहाँ पास। अब देखिए यहाँ पास भारत में कृषि के हम यदि प्रकार की बात करें तो हम रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल यहाँ प्रमुख रूप से आते हैं। ये प्रमुख टाइप्स में है ना, इसको हमको थोड़ा ध्यान समझना है यहाँ पास। अब प्रमुख क्यों है, तो देखिए यहाँ पास यदि हम रबी फसल की बात करें, खरीफ फसल की बात करें और जायद फसल की यहाँ पास बात करते हैं, तो ये तीनों फसल तो प्रमुख जरूर है, लेकिन प्रमुख तौर पे किसके अंतर्गत आते हैं, तो भैया ये जो आते हैं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल या फिर मौसम के अनुकूल जो है इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। मौसम के अनुकूल या फिर वातावरण के अनुकूल इसको जो है डिवाइड किया गया। इस चीज़ को आप थोड़ा सा जानना जरूरी है, ठीक। मौसम के अनुकूल या फिर वातावरणीय दशाओं के अनुकूल कृषि के प्रकार पूछे जाए तो प्रमुख रूप से रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसलें आती है। अब देखेंगे, सबसे पहले हमको जानना है रबी फसल के बारे में। रबी फसल की हम बात करें तो अब देखेंगे यहाँ से बात को थोड़ा समझिएगा। रबी फसल, ठीक, जिसको हम शीत ऋतु की फसलें भी कहते हैं, ये हमको यहाँ पर जानना जरूरी है। दूसरा, यदि हम इसकी बुआई की बात करें तो इसकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर माह में ये बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसके जो भी फसल है पैदावार होती है उसको मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी सी फसलें आती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं गेहूँ का, जौ की बात करें, चना की बात करें, मटर की बात करें, ठीक है। उसी प्रकार सरसों हो गया, बरसीम हो गया, राई हो गया, आलू हो गया, मसूर हो गया, ये सभी फसलें जो हैं ये रबी फसल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि भाई ज़्यादातर जो है हमको रबी फसल, ठीक है, और खरीफ फसल की बात करें या फिर जायद फसल की बात करें तो उसके अंतर्गत छोटे छोटे जो क्वेश्चन को बना के पूछ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमको थोड़ा सा काफ़ी उस टाइम में उलझन फील कराते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पास देखते हैं, यहाँ पास अगली स्लाइड में खरीफ फसल यहाँ पास होती क्या है। अब देखिए यहाँ से यदि हम खरीफ फसल की बात करें तो ये फसल जो होती है ये वर्षा काल की फसल होती है। वर्षा काल का मतलब जैसे ही गर्मी के बाद बरसात का सीजन आता है, बरसात की मौसम आती है, तो उस टाइम में जस्ट इस फसल की बुआई की जाती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस फसल की बुआई कब की जाती है और कटाई कब की जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझेंगे इसको। इस फसल की बुआई की हम बात करें तो जब दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है प्रारंभ होता है, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पास, ये हमारा भाग मान के चलिए भारत हो गया, ठीक है। तो भारत का जो दक्षिण प्रांत वाला हिस्सा है, बात करते हैं हम केरल की, ठीक है ना। तो केरल से क्या होता है, मानसून जो है यहाँ पास इंटर करता है, प्रवेश करता है यहीं से ना, जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है, यहाँ पास सितंबर और अक्टूबर माह तक इसी फसल को कटाई की जाती है, ठीक है। सितंबर और अक्टूबर माह में इसकी कटाई की जाती है और जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है, ठीक। इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ पास कन्फर्म होना है, ठीक है ना।
अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है भाई, तो इसके अंतर्गत हम ज्वार की बात करते हैं, ठीक है, बाजरा की बात करेंगे, धान की बात करेंगे, मक्का मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, लोबिया हो गया, मूंगफली हो गया। इतने सारे फसल यहाँ पर सम्मिलित होते हैं किसके अंतर्गत, खरीफ फसल के अंतर्गत, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा खरीफ फसल। अब उसके बाद यहाँ पास है अगला जायद फसल। अब जायद फसल क्या होती है तो समझिएगा थोड़ा सी बात को। जायद फसल जो होता है वो रबी फसल एवं खरीफ फसल के जो मध्यवर्ती मतलब बीच का कि काल में जो बोई जाती है, ठीक है, बीच में जो बोई जाती है रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं तो भाई इसी को कहा जाता है जायद फसल। मार्च में बोकर सिंपल सी बात, इसको जून में इसकी कटाई कर दी जाती है, ठीक। मैंने आपको बताया था कि जून जुलाई में खरीफ फसल की बुआई की जाती है, ठीक है, और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। बस वही अंतर यहाँ पास है, ठीक। अंतर नहीं कर सकते, उसी के बीच की कड़ी कर सकते इसको, ठीक है ना। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, इसमें इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। ये पॉइंट हमको नोट करना है, ठीक, कि तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की क्षमता जो होता है किस फसल से संबंधित है, तो जायद फसल से संबंधित है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलों को फसल का उत्पादन किया जाता है, तो खरबूजा हो गया, ककड़ी की बात करें, खीरा की बात करें, करेला की बात करें, ठीक है। उसी प्रकार मूंग हो गया, उड़द हो गया, कुल्थी या फिर दलहनी फसलें। दलहनी का मतलब होता है जिससे दाल का प्राप्त किया जाता है, जिससे दाल प्राप्त किया जाता है, ये हमारा दलहन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रमुख जो कि मौसम के अनुकूल या फिर वातावरणीय दशाओं के अनुकूल उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, तो तीनों फसलों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ ऐसी फसल हम थोड़ा सा बात करेंगे कुछ डीप में मतलब गहराई में जा करके। भारत में कुछ ऐसी फसलें भी होती है जिसके अंतर्गत छोटी छोटी मतलब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, अलग अलग टाइप्स उसको डिवाइड किया गया है। अब ये फसलें किसके अंतर्गत आती है तो मैं आपको बता दूं कि ये फसलें जो होती है ये मिट्टी के अनुकूल इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। भूमि के अनुकूल जो है इसको डिवाइड किया गया है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले स्थानांतरित कृषि। अब देखेंगे भाई स्थानांतरित कृषि क्या होता है, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पास मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी यहाँ पास सभी कृषि मैंने यहाँ पास ऐड किया है, ठीक है, यहाँ फिलहाल स्थानांतरित कृषि की बात हो रही है। तो ये जितने भी कृषि हैं ये सभी जो है या तो भूमि के अनुकूल या फिर क्षेत्र वाइज मतलब एरिया वाइज के अनुकूल इसको जो है डिवाइड किया गया है। अब जानते हैं यहाँ पास स्थानांतरित कृषि होती क्या है। अब देखेंगे यहाँ पास स्थानांतरित कृषि की हम बात करें दोस्तों तो इसमें क्या किया जाता है, तो इसके अंतर्गत है जो भी वन होता है ना, जंगल होता है, तो उस पहाड़ी या जंगली क्षेत्रों को काट कर जो वनस्पतियां होती है उसको जो जला दिया जाता है, और जो भी वहाँ पास राख हमको मिलता है तो उसी को जो है उर्वरक के बतौर उसमें काम किया जाता है, मतलब फसल को उगाने का, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डीप में स्टडी करें तो हमको समझ में आ जाए। अब देखेंगे यह कृषि अभ्यास मुख्य रूप से जनजातीय समूह द्वारा कंद और जड़ों वाली फसलों को विकसित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। और भूमि के जंगली या पहाड़ी क्षेत्र की वनस्पतियों को जलाकर उससे प्राप्त राख से उर्वर हुई मृदा पर 2-3 वर्ष तक कृषि की जाती है। तत्पश्चात मृदा के अनुवर होने पर दूसरे स्थान पर समान विधि से अपनाकर यह कृषि चलाई जाती है, जिसको हम कहते हैं भाई स्थानांतरित कृषि, ठीक है ना। तो ये तो हो गया स्थानांतरित कृषि। अब उसके बाद अगला जो कृषि पद्धति है उसको देखते हैं यहाँ पास। अब यहाँ पास निर्वाह खेती। अब यहाँ पास थोड़ा सा नाम से हमको स्पष्ट होना चाहिए कि निर्वाह का मतलब होता है कि अपने जीविकोपार्जन करने के लिए कुछ मतलब सिंपल सी बात है पेट के लिए, ठीक है ना, अपने उदर पुष्टि के लिए जो भी हम छोटी छोटी कृषि पद्धति अपनाते हैं उसी को हम निर्वाह खेती के अंतर्गत इसमें सम्मिलित करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पास पहला पॉइंट की बात करते हैं। यह एक व्यापक रूप से प्रचलित कृषि तकनीक है जो पूरे भारत में देखी जा सकती है, व्यापक रूप से कहा जाए। अब हमको ये भी जानना है कि जो निर्वाह खेती होती है इसके अंतर्गत बहुत कम तादाद में जो टेक्नोलॉजी हो गया, तकनीक हो गया, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ट्रैक्टर, थ्रेसर, इन सभी जो टेक्नोलॉजी संबंधित मतलब कृषि संबंधित जो टेक्नोलॉजी उपकरण है उसका इसमें बिल्कुल कम उपयोग होता है, ना के बराबर कर सकते हैं। उसी प्रकार कीटनाशक, दवाई छिड़काव, ये सभी बहुत ना के बराबर यूज होता है, ठीक है ना। तो इन्हीं सब प्रोसेस को हम निर्वाह खेती के रूप में इसको अटैच किए हैं, सम्मिलित किए हैं, ठीक। आप देखेंगे यहाँ पास अगले पॉइंट की बात करते हैं। किसान और उसका परिवार मानव श्रम व पशु बल की सहायता से घरेलू मांग की पूर्ति करने व स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए अनाज पैदा करता है, ठीक। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं इसमें, तो इस प्रकार की कृषि में खाद्य फसलों को वरीयता का मतलब होता है प्राथमिकता दी जाती है तथा वर्ष में 2 या 3 फसलें सघन रूप से वहाँ पास उगाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाह कृषि में सिंचाई सुविधाओं की कमी, सूखा तथा बाढ़ की क्षति, उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग यहाँ पास बिल्कुल कम होता है। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि निर्वाह खेती के अंतर्गत ज़्यादातर उदर पुष्टि के लिए यहाँ पास अनाज की पैदावार की जाती है, ठीक है, ना कि व्यवसायिक उद्देश्य से, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पास अगली कृषि पद्धति है यहाँ पास जिसको हम गहन कृषि के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे यहाँ पास पहला पॉइंट लेकर चलते हैं। यहाँ पास भारत में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार का
कृषि अभ्यास ज़्यादातर देखा जा सकता है। सेकंड पॉइंट्स, यह हर संभव प्रयास करके पूंजी एवं श्रम का उपयोग करके एक निष्माचित समयांतराल के दौरान अधिकतम संभव प्रयास के द्वारा उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास करता है। ठीक है ना। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट्स, सामान्यतः 200% से अधिक शस्य घनता वाला क्षेत्र गहन सघन कृषि क्षेत्र माना जाता है। इस पॉइंट को थोड़ा नोट करना है, एग्जाम में ये ट्रेंड हो चुका है। ठीक है ना। अब यहाँ पास लिखते हैं अगला पॉइंट्स, वास्तव में अधिक जनसंख्या घनत्व तथा भूमि की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों को, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाइयाँ, सिंचाई, फसल परिवर्तन आदि का अधिकतम प्रयोग द्वारा यह खेती की जा सकती है। ठीक, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं क्या, गहन कृषि। ठीक, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वैसे इसमें से गहन कृषि से थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत कम मन है इसमें। ठीक, तो इस पॉइंट थोड़ा सा आपको याद में रखना, कौन सा, ये वाला पॉइंट्स को, इसको थोड़ा सा आपको याद में रखना है कि सामान्यतः 200% से अधिक शस्य घनता वाला क्षेत्र गहन सघन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है करके, तो इसको आपको थोड़ा सा याद में रखना है। ठीक है। अब लेते हैं अगला, अगले की बात करते हैं यहाँ पास व्यापक कृषि। अब थोड़ा सा समझ लेंगे कि व्यापक कृषि होता क्या है यहाँ पास। ठीक है, व्यापक कृषि जो होता है ये जस्ट निर्वहन खेती के जस्ट उल्टा होता है। उसमें क्या होता था, उदरपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन इसमें भी उदरपूर्ति तो है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है ना। एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी टेक्नोलॉजी, ये उपकरण है, उसका सबसे ज़्यादा उपयोग इसी में होता है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें पशु बल हो गया इत्यादि, मानव बल, ठीक है, पशु बल हो गया, इन सभी का उपयोग बिल्कुल ना के बराबर होता है इसमें, जस्ट उसी के उल्टा। अब देखेंगे थोड़ा सा समझ, पढ़ने पर थोड़ा समझ में आएगा। यह आधुनिक प्रकार की खेती होती है जिसे बड़े पैमाने पर विकसित दुनिया में और भारत के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव श्रम के बल के विरोध में मशीनरी पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है, जैसा कि मैंने आपको ही बताया था। ठीक है ना। इस पद्धति में विस्तृत क्षेत्र में मशीनों के द्वारा यांत्रिक विधि से खेती की जा सकती है, जिससे मानव श्रम की न्यूनतम आवश्यकता होती है। मतलब इसमें कह सकते हैं कि जो मानव श्रम होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है, परंतु इस विधि के द्वारा प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत अधिक होता है। ठीक है ना। और अगला पॉइंट यहाँ पास, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों, देशों में इस प्रकार की कृषि पद्धति सर्वाधिक प्रचलित होती है। ठीक, मतलब कह सकते हैं कि इस कृषि पद्धति के अंतर्गत, व्यापक कृषि पद्धति के अंतर्गत सर्वाधिक फसलों उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक, ये हमको यहाँ पास समझना है। अब लेते हैं उसके बाद अगला, अगला यहाँ पास वाणिज्यिक कृषि। अब समझिएगा इसको, वाणिज्यिक का मतलब, इसका थोड़ा सा नाम से हमको स्पष्ट होना चाहिए कि वाणिज्यिक का मतलब होता है इस कृषि पद्धति के अंतर्गत ज़्यादातर व्यवसाय के कार्य में फसलों उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक, व्यवसाय के कार्यों के निमित्त। अब समझिएगा थोड़ा सा, पहले पॉइंट की यहाँ पास बात करते हैं। पहला पॉइंट, वाणिज्यिक कृषि का लक्ष्य एक उच्च उपज वाली फसल पैदा करना होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, ताकि उत्पादन अन्य देशों या लाभ के लिए दूसरे क्षेत्रों में निर्यात किया जा सके। ठीक, जहाँ पास व्यवसाय की बात होती है वहाँ पास हमको दो वर्ड्स मिलते हैं, एक मिलता है आयात और दूसरा निर्यात। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें गेहूँ, कपास, गन्ना, तंबाकू और मक्का कुछ वाणिज्यिक फसलें हैं। मतलब ये जो है ज़्यादातर जो है व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है। हम यदि कपास की बात करें, फिर गन्ना की बात करें, फिर तंबाकू की बात करें। ठीक है। और ज़्यादातर जो है वाणिज्यिक कृषि में जो अग्रणी राज्य के रूप में गिना जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब, हरियाणा और एक होता है महाराष्ट्र। ज़्यादातर जो है सिर्फ ज़्यादा की बात करते हैं इसमें। ठीक, वाणिज्यिक कृषि इन्हीं राज्यों में किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब लेते हैं उसके बाद अगला यहाँ पास बागवानी कृषि। अब बागवानी कृषि क्या होता है, तो बागवानी कृषि में थोड़ा सा आपको बता दूं डीप में, जैसे कि हम अदर फसल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, फसल उत्पादन में काफ़ी कम समय लगता है। ठीक, मतलब कम से कम समय में हमको जो है फसल, अच्छी किस्म की फसल मिल जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो भी फसल हम तैयार करते हैं बागवानी फसल के अंतर्गत, तो इसमें जो है काफ़ी हमको समय लगता है। ठीक है, काफ़ी हमको समय लग जाता है। ठीक, मतलब कह सकते हैं कि इस फसल की जो एक अवधि होती है काफ़ी लंबी होती है, दीर्घ होती है। ठीक है, आप थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, स्टडी करने पर हमको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस शैली को अक्सर फसलों के उपयोग के लिए किया जाता है जिनको उगाने के लिए बहुत बड़े क्षेत्रफल या फिर लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे कि हम बात करते हैं रबड़ का, चाय का, नारियल का, कॉफ़ी का, कोको का या फिर मसाले का और फल का। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पास रहेगा, इस प्रकार की कृषि के लिए बहुत अधिक पूंजी एवं मतलब श्रम की आवश्यकता है। मतलब इसमें जो है काफ़ी पैसा हमको जो खर्च इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब कहीं जाकर जो है हमको बागवानी कृषि से जो भी उपज प्राप्त होता है हमारे लिए फायदेमंद होगा फिर। ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पास, इसलिए बागवानी कृषि मुख्यतः कंपनियों एवं कॉर्पोरेट घरानों द्वारा बड़ी मात्रा में जमीन को लीज पर लेकर की जाती है। ठीक है, बागान केवल एक फसल का उत्पादन करने में सक्षम होता है। मतलब कह सकते हैं कि जो बागवानी फसल होती है उसमें सिर्फ एक ही फसल ले सकते हैं
उसके अतिरिक्त कोई दूसरा फसल नहीं ले सकते। क्यों भाई? क्योंकि इसकी लंबी काफ़ी जो अवधि होती है काफ़ी लंबी होती है इसमें, ठीक है ना। मतलब एक ही फसल में क्या है, पूरा जो है जो 12 मास होता है, 12 माह की हम बात करते हैं, तो इसमें एक ही फसल में पूरा जो है अवधि निकल जाता है, तो कोई दूसरा फसल लेने की नौबत नहीं आती, ठीक है ना। अब लेते हैं अगला पॉइंट्स। अब इसकी बात करते हैं कि बागवानी कृषि जो है भारत के किस किस राज्य में की जाती है। तो एक हो गया केरल, असम की बात करें, कर्नाटक की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें, ठीक है। इन सभी राज्यों में क्या होता है, भारत में बागवानी कृषि यहाँ पास की जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पास लेते हैं अगला। अगला यहाँ पास सूखी भूमि खेती। आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पास नाम से स्पष्ट होना चाहिए, सूखी भूमि खेती। अब सूखी भूमि का मतलब क्या होता है भाई? जहाँ पास वर्षा की जो मात्रा है बिल्कुल एकदम लो रहेगी, कम रहेगी वहाँ पास, ठीक है। तो इसी को हम कह सकते हैं सीधा सामान्य शब्दों में सूखी भूमि खेती। अब थोड़ा सा समझें इसको। जैसा कि नाम से पता चलता है कि देश के शुष्क और रेगिस्तान इलाकों में उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत, ठीक है, शुष्क भूमि खेती का अभ्यास किया जाता है। और इस खेती के अंतर्गत हम बात करें तो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मटर जैसी फसलों में पानी कम आवश्यकता होती है, ठीक है, बिल्कुल कम आवश्यकता होती है इस फसल के लिए, इन पौधों के लिए कहा जाए तो। उसी में को जो है यहाँ पास सूखी भूमि के अंतर्गत इसको सम्मिलित किए गए। जो भी फसल मैं आपको बताया यहाँ पास, ज्वार, बाजरा, मटर, ठीक, ग्राम ज्वार, ठीक है ना। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब लेते हैं उसके बाद अगला। अगला है यहाँ पास गीली भूमि की खेती। अब समझिएगा यहाँ से, ये भी थोड़ा सा नाम से हमको थोड़ा सा स्पष्ट काफ़ी हो गया होगा, ठीक है। आप सभी को थोड़ा सा लगा होगा कि गीली भूमि की खेती। अब गीली का मतलब क्या होता है भाई? वर्षा की वहाँ पास जो मात्रा है काफ़ी अच्छी तादाद की रहेगी वर्षा वहाँ पास, है ना। नाम से हमको थोड़ा सा स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब समझते थोड़ा इसको। भारी मानसून बारिश और बाद में बाढ़ से भारत के कई क्षेत्र प्रभावित होते हैं। अच्छी तरह से सिंचित क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट में इस प्रकार की खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, बारिश वहाँ पर ज़्यादा होता है। बात करते हैं हम पूर्वोत्तर, ठीक है, भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, जैसे कि हम बात करते हैं वहाँ पास अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, ठीक, सिक्किम की बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर बारिश का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें। उत्तराखंड हो गया, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पास। अब जो गीले भूमि की खेती है इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो चावल हो गया, जूट हो गया और गन्ना, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है गीली भूमि की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लेते हैं यहाँ पास अगला। एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाएंगे, शायद ये पूरा कंप्लीट हो चुका है सेशन ना। 8 है, ठीक है, कृषि पद्धति यहाँ पास 8 है, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है जो कृषि के प्रकार है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सिर्फ ऑनलाइन क्लास आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर यहाँ पास क्लास जो यहाँ पास प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, मेरे इस चैनल के माध्यम से। और हो सके तो अपने प्यार भरे कमेंट्स मुझे ज़रूर देंगे। प्रत्येक बच्चों को मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आज की जो इतने ही, फिर मिलेंगे फिर ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम, ठीक है।